गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मुग़ल काल पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, इसका समय काल था। और हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया था, उसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी देख लिए। और अब हम जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने कवर किया था, उसी प्रकार हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में कवर करेंगे। पहले एक एक शासक के बारे में देखेंगे, उनके शासनकाल के बारे में देखेंगे और उनके कार्यों के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जब सारे शासक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि मुग़लकालीन स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और शिल्पकला, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक संगठन, सब इन सब के बारे में सीरियल वाइज देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य। और हम देख लेते हैं पहले कि मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए और उनका समय काल क्या क्या था, कितने वर्ष तक उन्होंने शासन किया, जिससे एक जगह हम लोग का नोट्स मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो शासक थे मुग़ल साम्राज्य के, बाबर थे, जिन्होंने 1526 से 1530 ईस्वी तक 4 वर्षों का शासन किया। हुमायूं, जिन्होंने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी से तक करा शासन। उसके बाद ये कुछ सालों के लिए चले गए थे। उसके बाद ये 1555 में आते हैं और 1556 ये 1 साल के लिए फिर से आते हैं। तो इन्होंने क्या कहते हैं 11 साल शासन किया भारत में। उसके बाद आते हैं अकबर का शासनकाल होता है 1526 से 1605 ईस्वी तक। 49 वर्षों के शासनकाल में अकबर ने पूरे भारत पर कवर कर लिया था, दक्षिण का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा था और पूरे भारत पर अकबर का शासन था। ठीक, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक 22 वर्षों तक जहांगीर का शासन होता है। शाहजहां का शासन होता है 1627 से 1658 ईस्वी तक 31 वर्षों तक। औरंगजेब का शासन होता है 1658 से 1707 ईस्वी तक 49 वर्षों तक शासन होता है औरंगजेब का। फिर बहादुर शाह प्रथम आते हैं 1707 से 1712 ईस्वी तक, 5 वर्षों के शासनकाल तक इनका शासन रहता है। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, ये तो बता चुके, 5 वर्षों तक शासन। फिर जाते हैं जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक, 1 वर्ष के लिए आते हैं। उसके बाद फर्रुखसियर आते हैं 1713 से 1719 ईस्वी तक, 6 साल का शासन होता है इनका। रफ़ी उद्दाराजात आते हैं फरवरी 1719 से जून 1719 में, 4 महीने के लिए। उसके बाद रफ़ीउद्दौला जून 1719 से सितंबर 1719 तक 4 महीने का काल होता है इनका। उसके बाद आते हैं नेक्सियर 1719 से कुछ दिन तक का इनका शासनकाल होता है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद इब्राहिम में 1719 तक, उसी साल में ये भी कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, ये आते हैं 1719 से 1748 ईस्वी तक, 29 वर्षों का शासनकाल इनका होता है। अहमद शाह आते हैं, अहमद शाह के बाद का 1748 से 1754, 6 वर्ष का शासनकाल होता है इनका। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, 5 वर्ष का शासनकाल होता है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, 47 वर्षों तक शासन करते हैं। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी, 31 वर्षों का शासनकाल होता है इनका भारत में। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 तक, जब तक 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके 1 साल बाद तक ये लोग क्या करते हैं, बहादुर शाह द्वितीय का शासन होता है 21 वर्षों का। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमें पढ़ने कौन कौन से हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्री और मेंस के दोनों से बताएंगे उसके बारे में हम। ठीक, देखते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है हुमायूं के बारे में हमें जानना है, क्योंकि हुमायूं जो था मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक था, इसलिए हमें हुमायूं के बारे में पढ़ना है। हुमायूं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बाबर, उसके बाद आते हैं हुमायूं भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने 11 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए थे। उसके बाद आते हैं बाबर के बाद हुमायूं के बाद आते हैं अकबर को हमको एकदम रट लेना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। इनकी जो नीतियाँ थी, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी, इनके जो समाज के लिए कार्य थे, सामाजिक व्यवस्था थी, इनका सामाजिक संगठन था, सब कुछ एकदम रट लेना है। क्योंकि जो ये कुछ प्रशासक ऐसे हुए हैं, कुछ शासनकर्ता ऐसे हुए हैं जो कि
जिनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी, जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। 49 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसे क्या इन्होंने पॉलिसीज अपनाई थी जो संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, और जितने भी राजा थे सारे सबको पराजित कर अपना एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। क्योंकि आगे चल के हम लोग भी नीति निर्धारक बनने वाले हैं, नीति निर्धारण में अपना सहयोग देने वाले हैं। तो हमें इनकी नीतियाँ, इनकी पॉलिसीज़ को समझना होगा और उस पर विचार करना होगा। तो इसलिए हमारे लिए अकबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहांगीर हमारे लिए, जहांगीर को भी पढ़ना है हमें। औरंगजेब की नीतियाँ बहुत अच्छी थीं, कुछ अच्छी भी थी, कुछ ख़राब भी थी। तो इनको हमें समझना है। उसमें से कुछ जो अच्छी थी उन्हें हमें निकाल के उन्हें हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। मेंस में हमें आंसर राइटिंग हमें हमारे काम आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है बहादुर शाह प्रथम को पढ़ना है। फ़र्रुखसियर को भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। और औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर। अकबर और औरंगजेब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हुमायूं, बाबर इम्पॉर्टेंट है, शाहजहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। फ़र्रुखसियर को देखते हैं क्योंकि फ़र्रुखसियर के टाइम पीरियड में कई सारे युद्ध हुए थे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ये रफ़ीउद्दराजात, इनके बारे में नहीं पढ़ना है ज़्यादा, बस देखते हैं कि हाँ ये शासक थे, इन्होंने शासन, अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए, वरना ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखना है। बस एक बार मैंने बताना था, बता दिया। नेक्स्ट ईयर भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद इब्राहिम नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद रोशन अख्तर, इनके बारे में भी इतिहास में कभी जिक्र नहीं होता है उतना ज़्यादा। बट एक बार 29 वर्षों का शासनकाल है तो एक बार का देखेंगे कि क्या इन्होंने क्या क्या किया। अहमद शाह के बारे में देखेंगे। शाह आलम द्वितीय को पढ़ेंगे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का पतन होता है और जो है 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। अब आता है पहला मुग़ल सम्राट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाबर। इन्होंने 1526 से 1523 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। और इस बीच इन्होंने क्या क्या किया इसको देखते हैं। बाबर, इनका पूरा नाम था, इनके बारे में जान लेते हैं पहले। इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अन्य नाम भी इनके थे। इनके अन्य नाम थे मुग़ल शाह, अल सुल्तान ई आज़म व ई हकाम, पादशाह ए गाज़ी। खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने पादशाह की उपाधि, गाज़ी की उपाधि धारण की थी। इनकी जन्मभूमि थी जो वो थी अदीना, जो कि फरगना राज्य की राजधानी थी। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी आगरा में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके माता पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, पिता का नाम था कुतलुगनिगार खानम, इनकी माँ का नाम था, जो कि यूनुस की पुत्री थी। इनकी संतान थी हुमायूं, जो कि आगे जाके मुग़ल साम्राज्य में अपना योगदान देते हैं। कामरान थे, अस्करी था, हिंदाल था, पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो इतिहास में हमें दो लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो कि हुमायूं है और गुलबदन बेगम। जब बाबर हुए तो बाबर ने अपने जो धन संपदा थी अपने 4 भाइयों के बीच में बांट दी। और जब इनकी मृत्यु हुई तो अंत में जाके बाबर के जो भाइयों ने थे वो बाबर का साथ नहीं दिया। और ये भी एक उनका बाबर के पतन के पीछे ये भी एक कारण था कि उनके भाइयों ने उनको धोखा दे दिया था। तो उनकी मृत्यु के बाद वो ये भी चाहते थे कि हुमायूं भी वैसा ही करें, वो अपने भाइयों को बांट दें राजपाट पूरा बराबर हिस्सों में। तो हुमायूं ने भी बांट दिया। हुमायूं को भी अंत में जाके उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया था। तो इनके भाई जो थे इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। हुमायूं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो और उनकी जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, इनके बारे में भी कभी कभी चर्चा होती है इतिहास में, ठीक है। इनकी उपाधि क्या थी? खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक। शासनकाल क्या था? 1526 से 1530 ईस्वी तक 4 वर्षों का शासनकाल था। जो इनका राज्याभिषेक हुआ था 8 जून 494 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 4 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध थे? पानीपत का प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था। सारे जो युद्ध थे चारों एक साल के अंतराल पर हुए थे, ठीक है। अभी आगे बताएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, इनकी क्या क्या इन्होंने बनवाया था? इन्होंने काबुली बाग का मस्जिद बनवाया, इन्होंने जामा मस्जिद बनवाया,
आगरा की मस्जिद बनाई, नूर अफ़गान बनाया, बाबरी मस्जिद बनाया। बाबरी मस्जिद के बारे में कई लोगों के विचार अलग अलग हैं, जिस पर हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराधिकारी कौन थे इनके? हुमायूं थे। हुमायूं इनका बड़ा बेटा था। ये चगताई वंश से संबंध रखते थे, राजघराने से संबंध रखते थे। तैमूर वंश के थे। चंगेज़ खां का वंश था इनका। इनका मकबरा है काबुल में। भारत पर इन्होंने आक्रमण कब किया? भारत में इन्होंने सबसे पहला आक्रमण बाजौर और भीरा का आक्रमण 1518 से 1519 में इन्होंने किया था। और पेशावर पर आक्रमण किया था 1519 में। सियालकोट और भीरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया था। सुल्तानपुर, लाहौर और दीपालपुर आक्रमण 1524 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसकी रचनाएं जो थीं, बाबरनामा या तुजिक ए बाबरी थी, दीवान, रिसाल ए उसज और मुबैयान इनकी रचनाएं थी। मैप में देख लेते हैं मुगल साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। 1690 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का विस्तार देखते हैं कहाँ तक था, ठीक है। तो 1690 ईस्वी में मुगल साम्राज्य लगभग पूरे भारत में अपना पैर पसार चुका था। दक्षिण के कुछ पोर्शंस को छोड़ दें, जिसमें मैसूर था, ठीक है, और मैसूर था, पुलिकट था, मद्रास, पौंडीचेरी, त्रावणकोर है, नागपट्टनम है और कन्ननौर है, ठीक है। यहाँ इन सबको छोड़ दें तो जो ये ऊपर का पोर्शन है, ये जितना भी ग्रीन है, लाइट ग्रीन है और डार्क ग्रीन है, ये सारे जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और ये जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो पुर्तगाली और अंग्रेज़ों ने अपनी अपनी जो है कंपनियां बसा ली थी। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी थी, जैसे पुलिकट में, मद्रास में, पांडिचेरी में, त्रावणकोर में, नागापट्टनम में और ट्रिकोमाले में और वेनाड में, कोचीन में, कालिकट में, कन्नानौर में, दीव है, सूरत है, दमन है, बेसिन है, बॉम्बे वगैरह में इन्होंने इन्हीं के शासनकाल मुगल साम्राज्य में अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हो चुका था उसी बीच में। और उन्होंने मुगल सम्राटों से शाहजहाँ और इन लोगों से आगे पढ़ेंगे, वो हम जब आ जाएंगे आधुनिक भारत में तो हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इनसे आज्ञा लेकर, परमिशन लेकर और यहाँ पे कंपनियाँ स्थापित की थी। कुछ कंपनियों के बारे में कुछ और देखते हैं हम, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने कंपनियाँ स्थापित की थी, जैसे हुगली है, चंद्रनगर है, चिनसुरा है, श्रीरामपुर है, कलकत्ता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे पुर्तगाली और फ्रांसीसी, अंग्रेजी जो भी है सारी कंपनियाँ स्थापित की गई थी। उस समय फ्रांसीसी, अंग्रेजी और पुर्तगाली तीनों थे। मुगल साम्राज्य जब था तो तीनों थे। आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे इसको। अब आगे आते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, बाबर के बारे में, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ था फरवरी 1443 ईस्वी में फरगना में। मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो कि भारतीय इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध है। मुगल शासक था, ठीक है। वो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर तैमूर लंग के परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज़ खां उनके वंश का पूर्वज था, ठीक है। चंगेज़ खां के वंशज थे, ये विश्वास रखता था कि वो चंगेज़ खां का वंशज है, ठीक। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी जो वंश था, उसके जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी के पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि सब हम लोग जानते हैं, ठीक। जब लोदी वंश का पतन होता है तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और मुगलों का शासन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इस वंश का जो संस्थापक है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद बाबर राज्य का वास्तविक अधिकारी बनता है। पारिवारिक कठिनाइयों के कारण वो मध्य एशिया के अपने पैतृक राज्य पर शासन नहीं करता है और वहाँ से वो मुगल साम्राज्य में 1500 मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, पढ़ चुके हैं हम ऊपर। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे, ठीक है। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चलता है, ठीक है, और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब इसके बारे में पॉइंट में पढ़ लेते हैं। बाबर ने 1526 से 1523 तक शासन किया। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। बाबर का फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने बादशाह की उपाधि नहीं धारण की थी। सबसे पहला बादशाह की उपाधि धारण करने वाला तैमूर शासक बाबर था। ठीक है। बाबर की मातृभाषा चकदाई भाषा थी। चकदाई राजवंश से संबंध रखता था, तो इसकी भाषा चकदाई थी, लेकिन ये अच्छा फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था, उसको महारत हासिल थी, और उसने चकदाई में ही अपनी जो रचना है बाबरनामा की रचना की है इसने। ठीक है, जीवनी लिखी है जो, वो चकदाई भाषा में लिखी गई है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश जो था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी के पतन के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और इस वंश का जो संस्थापक था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, लेकिन केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। ठीक है, इसने जो बाबर था इसने केवल 22 साल की उम्र में काबुल पर अधिकार कर लिया था और अफगानिस्तान में अपना राज्य कायम कर लिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पे। ठीक है, उसके बाद बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो वो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। अब इसके बारे में देखते हैं, कई सारे युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे देख लेते हैं। 4 युद्ध हैं, चारों युद्ध लगातार लड़े गए थे एक एक साल पे अंतराल पे। तो जब सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1926 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर बाबर जीत जाता है। और चंदेरी का जो युद्ध है वो 29 मार्च 1528 में मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत होती है। ठीक, उसके बाद आता है अपना घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर की जीत हो जाती है। इन चारों युद्धों में बाबर जीत जाता है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा पद्धति को अपनाया था। कौन सी पद्धति को अपनाया था? तुगलम्मा पद्धति को, तुगलम्मा युद्ध नीति को बाबर ने अपनाया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर इसके 2 निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। जब खानवा का युद्ध जीत जाता है बाबर, तो ये जो अपने युद्ध का श्रेय अपने तीरंदाजों को देता है और कहता है कि कहता है कि इन्हीं की वजह से हम अपना युद्ध जीतने में सफल हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, जो पानीपत के युद्ध में जो पैसा इसको मिलता है, जो धन जो लूटता है, वो अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट देता है। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका जो बेटा था हुमायूं को ये कोहिनूर हीरा देता है, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से इसने छीन लिया था। ठीक है, इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि अगर इसको बेचा जाता और इसका जो मूल्य प्राप्त होता, उससे पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। सोचिए कितना ज़्यादा मूल्यवान था। और अगर आज इतना सारा धन जो कि हमारे भारत में था, अगर वो सब होता, इतने सालों की गुलामी ना देखी होती, तो हो सकता है कि आज भारत का पर कैपिटा इनकम अमेरिका से ज़्यादा होता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत विजय की उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। इसे अपनी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। जब भारत विजय के उपलक्ष्य में ही बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार में प्रदान किया और इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में जब जीत हो जाती है तो बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक, 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है।
बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है और बाद में काबुल के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया जाता है। काबुल में उसके द्वारा जो चुना गया स्थान होता है वहाँ पे दफनाया जाता है। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया और उसका मकबरा बनाया गया वहाँ पे। उसके बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है हुमायूं मुग़ल बादशाह बनता है। ठीक है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम कानखाना ने किया। इसका जो बाद में बाबरनामा की जो रचना है की थी बाबरनामा में, उसकी जो अनुवाद था उसको बाद में अब्दुल रहीम कानखाना ने किया था। ठीक है। बाबर को मुबैयान की पद्यशैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। उसके बाद देखते हैं बाबर की भारत में विजय। ठीक। तो जब भारत में जिस समय बाबर ने आक्रमण किया था, उस समय भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं विभिन्न बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का ही उल्लेख किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बाबरनामा में अपनी आत्मकथा में बाबर ने किन 5 मुस्लिम शासकों का जिक्र किया है, तो बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी राज्यों और किन 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है, तो मेवाड़ और विजयनगर शासक का कृष्णदेव राय जो थे उनका वर्णन किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किस शासक को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे तत्कालीन शासक समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, तो वो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी ने दिया था। ठीक है। उसके बाद बाबर की भारत पर विजय देखते हैं। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। सबसे पहले बाजौर और भेरा पर इसने अधिकार कर लिया। यह बाबर का प्रथम अभियान भारतीय अभियान था, जिसमें उसने तोप खाने का प्रयोग किया था। इसी में उसने तोप खाने का प्रयोग था। 1519 के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता और साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। 1524 के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी और दौलत खां लोदी के मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। ठीक। जो दिलावर खां और आलम खां, जिसका नाम था बहलोल खां का पुत्र था, जो दोनों बहलोल खां के पुत्र थे। ठीक है। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा, आमंत्रित किया। ठीक है। आमंत्रण के कारण क्या थे? बाबर को भारत पर आमंत्रित करने के क्या कारण थे, इसको देख लेते हैं। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए पीछे कुछ कारण थे, जो कि दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। ठीक है। वो चाहता था कि यहाँ पे कोई किसी और का शासन ना हो सके। वो अपना अस्तित्व वहाँ से ख़त्म नहीं करने देना चाहता था। ठीक। उसको लगता था कि बाबर जो है वो अन्य मुस्लिमों की तरह, तुर्कों की तरह बाबर भी आएगा और आक्रमण करके चला जाएगा। तो उसने क्या कहते हैं, सपोर्ट किया इसको। ठीक है। आलम खां किसी भी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता था। ठीक। राणा सांगा संभवतः बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवाकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। ठीक। तो ये कारण थे बाबर को आमंत्रण करने के भारत में। अपने चौथे अभियान 1524 में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया और नवंबर 1526 में बाबर ने पूरे किए 5वें अभियान में, जिसमें बदख्शां की सैनिक टुकड़ी के साथ बाबर का पुत्र हुमायूं भी आ गया था। ठीक। हुमायूं भी आ गया था। उसने सर्वप्रथम दौलत खां को समर्पण करने के लिए विवश किया और बाद में उसे बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही आलम खां ने भी समर्पण कर दिया और इस तरह पूरा पंजाब बाबर के कब्जे में आ गया। ठीक है।
ठीक। इसी समय इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान था और दौलत खां लोदी जो कि पंजाब का राज्यपाल था, दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज था। उसने दिल्ली से विद्रोह कर बाबर को अपनी मदद देने के लिए काबुल से बुलाया। ठीक है, उसने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह कर, ठीक है, क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और दौलत खां लोदी पंजाब का राज्यपाल था, तो दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनना चाहता था। तो दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, दिल्ली सल्तनत से विद्रोह करने के लिए बाबर को अपनी मदद दी और उसको काबुल से आक्रमण करने के लिए बुलवाया। बाबर खुद भी भारत पर हमला करना चाह रहा था। वह दौलत खां लोदी के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। और उस समय जो तुर्क और अफगान भारत पर आक्रमण करने के लूट से मालामाल होने के लिए करते थे, बाबर एक बहुत बड़ी सेना लेकर पंजाब की ओर चल दिया। यह संभवतः बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी अफगान जो थे, इब्राहिम लोदी अफगान थे और बाबर के मध्य लड़ा गया था। 12 अप्रैल 1526 को दोनों की सेनाओं ने पानीपत के मैदान में, ठीक है, पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और युद्ध का आरंभ करा। 21 अप्रैल को हुआ। ठीक है, युद्ध का 21 अप्रैल को युद्ध होने लगा। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी जहाँ बुरी तरह से परास्त हो गया था और मार दिया गया था। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिक के उपयोग की बात की है कि हमने 12,000 सैनिक का उपयोग किया था इस युद्ध को जीतने में। किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। उनका मानना है कि बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध जो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग इसी युद्ध में किया था। और इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति, रूबी विधि, इसमें यह होता था कि गाड़ियों को अगल बगल में खड़ा किया जाता था और जो तोप होता था उनको बीच में रखा जाता था जिससे पता नहीं चलती थी और ऐसे चलाया जाता था तोप। ठीक है, बाबर ने तुगलमा पद्धति की उज़्बेकों से ग्रहण की थी। पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं ली थी। ठीक है, तो तुगलमा पद्धति और उस्मानी विधि किसके अपने युद्ध में, तो बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। लेकिन इसके बारे में जो शॉर्ट में मैंने ऊपर पढ़ा दिया है कि ये किसके बीच हुई थी, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम खां लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ठीक है, और किसने इनको आमंत्रित किया था, दौलत खां और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। और इस लूट में जो धन मिला था उसने अपने सैनिक अधिकारियों और नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया था, जिसमें हुमायूं को वो क्या मिला था, कोहिनूर हीरा। तो इसके बारे में मैंने ऊपर शॉर्ट में बता दिया है, आपको देखना होगा तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने कहानी लिख दी है। ठीक है, खानवा का युद्ध के बारे में देखते हैं। तो 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, क्योंकि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर और राणा सांगा में कुछ समझौते के तहत इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा को बाबर के सैन्य अभियान में सहायता करनी थी। ठीक है, जिसमें राणा सांगा बाद में मुकर गया था। दूसरा क्या था कि राणा सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था। इन दोनों कारणों से अलग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध बाबर और राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था तथा राणा सांगा जो था वो तुर्क अफगान राज के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य को स्थापित करना चाहता था। समझ में आ रहा बात। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी तथा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध घोषणा कर दी। शराब के मात्र पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर
ना लेने की घोषणा की। ठीक है। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था, इसको याद रखिएगा। तमगा जो था एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। ठीक है, राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध नीति की रणनीति तय की थी। ठीक है, तो यही नीतियाँ ही हमें ध्यान देनी है, यही नीतियाँ ही हमें समझना है। इसके पीछे क्या तर्क था, क्या तुक था, ये हमें जानना है। ठीक है, मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने खुद का कॉन्सेप्ट तैयार करने के, खुद का माइंडसेट, खुद की विचार शक्ति बढ़ाने के लिए, खुद की पॉलिसीज़ बनाने के लिए, अगर ये आपको अपने अंदर समझना है कि हम कल को जाएंगे प्रशासन में, हम कल को जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम कैसे कैसे करेंगे। ये नहीं कि बाबा ने जो किया है आप भी वही करेंगे, नहीं। इससे आप सीखिए और अपना कुछ डेवलप करिए। हो सकता है कि ये आपको मेंस में लिखना ना हो, लेकिन इससे आपको खुद का विचार, खुद की पॉलिसीज़, खुद की नीति, खुद का दिमाग खुलेगा और आपके दिमाग का सोचने की शक्ति बढ़ेगी कि अच्छा इसने किया तो ऐसा गलत किया, इसने किया तो ये सही किया। ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं राणा सांगा और बाबर का यह निर्णायक युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खानवा। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर राणा सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के जो लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित भाबर से जा मिला था। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयान में और दूसरी उसके पास खानवा नामक स्थान पर हुई थी। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया था। अंत में सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हो गई। इस विजय कारण बाबा की जो सैनिकों की वीरता नहीं बल्कि उसका आधुनिक तोपखाना था। देखिए कि आधुनिक तोपखाना था। ठीक, राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय दिखाई देने लगी। किंतु जब बाबर के तोपखाने ने आग बरसाई तब सांगा की है कि युद्ध करना नहीं जानते। सांगा और बाबर का यह निर्णायक युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खानवा नामक स्थान में 16 अप्रैल 1527 ईस्वी में हुआ था। इस तरह उस समय के ब्रजमंडल में जयचंद के बाद राणा सांगा की भी हार हुई थी। तो इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ और किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा जान बचाकर वो भाग गया था। ठीक है, 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था। उसके बाद 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, मुगल राज्य की स्थापना जो है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की, तो पता ही है आपको। तो मुगल बाबर की जो उपलब्धियां हैं देख लेते हैं कि बाबर के समय में जो है भारत में कहाँ तक शासन था। 1605 ईस्वी तक, देखिए पूरा जो पिंक वाला है पोर्शन, इसमें ये मुगल एम्पायर था। ठीक है, 1605 तक और 1700 मुगल एम्पायर जो 1707 तक जो है ये ब्लू वाला था। ठीक है, ये है 1605 तक का मुगल एम्पायर। ठीक, अब आगे देखते हैं। सॉरी, ठीक है, तो माना जाता है कि संभवतः कुषाणों के बाद बाबर ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल और कांधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा। उसने बाबर में अफगान और राजपूत शक्ति को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और जो लगभग पौने 200 वर्षों तक जीवित रहा। बाबर ने भारत में आक्रमण कर एक नई युद्ध नीति का प्रचलन किया था। बाबर ने सड़कों की मात पाप के लिए गज-ए-बाबरी का शुभारंभ किया था। याद रखिएगा, गज-ए-बाबरी। ठीक है, बाबर योग्य शासक होने के साथ ही तुर्की भाषा का विद्वान भी था। फारसी और तुर्की भाषा का विद्वान था ये। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना की है। ठीक है, चगताई भाषा और तुर्की भाषा ये शायद एक ही बात है, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। ठीक है,
ये आपने ऊपर भी पढ़ा, लीडेन और अर्सनिक ने 1526 में बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। किसने किया? लीडेन और अर्सनिक ने। ठीक है। इसके अतिरिक्त बाबर ने खत ए बाबरी नामक एक लिपि का भी आविष्कार किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। ये हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। कई इतिहासकारों के मत हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक बार उसके बारे में समझने के लिए, लोगों ने क्या कहा है, कैसा था बाबर, इसको जानने के लिए, उसका व्यक्तित्व जानने के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा। बाबर द्वारा किए गए लोकहित के कारण बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था जिसने नूरे अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी नामक माप का प्रयोग किया, जो कालांतर तक चलता रहा। ठीक है। उसके बाद बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इर्शिकन सहित अब्दुल रहीम कारखाना ने फारसी और श्रीमती बेवरिज ने अंग्रेजी में किया है। एलिफिस्टन ने उसकी आत्मकथा के बारे में लिखा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला पहला अकेला ग्रंथ है। ठीक है। इससे समझ रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दीवान के बारे में। ठीक है। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया है। मुबैयान। उसने रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहा जाता है। बाबर के बारे में लेनपोल ने कहा है, बाबर वॉज अ मेयर सोल्जर ऑफ फॉर्चर एंड नॉट द फाउंडर ऑफ एन एम्पायर। ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं। बाबर केवल 4 वर्ष तक भारत पर शासन कर सका। लगभग 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया था और अंतिम रूप से बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहाँ उसका मकबरा बनाया गया है। और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं जो है मुगल बादशाह बनता है। तो यहीं पे बाबर समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके दोस्तों के साथ भी पहुंच जाए, और सपोर्ट करिए प्लीज़। ठीक है। और थैंक यू सो मच।